स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इसमें हम बताएंगे क्या उन वायरल प्रश्नों को बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए ये प्रश्न आने ही वाले हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड 2022 वायरल प्रश्न यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। मेरे पेरेंट बस आप लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तो चैनल को कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए यूपी बोर्ड 2022 के वायरल प्रश्नों की बात करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको बताते हैं और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और देखिए इसमें उन्हीं प्रश्नों को लाया गया जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे। ठीक है, और ऐसे हम आपको बताएंगे प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? उन्होंने 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए निम्न में से अजैविक संसाधन कौन सा है? तो निम्न में से कौन सा संसाधन है जो अजैविक संसाधन है? तो आपका कौन सा है? पशु जो है हमारा अजैविक संसाधन है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको बताते हैं। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है, यानी जब पर्वतों पर मृदा अपरदन जो होती है उसका प्रमुख साधन क्या है? हिमनद जो होता है उसका प्रमुख साधन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा या लेटेराइट मृदा। तो कौन सी मृदा होगी? हमारी काली मृदा होगी। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको वायरल प्रश्न आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को जरूर से जरूर पढ़िएगा। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं वह क्या होती हैं? वे सभी गतिविधियां, ठीक है, वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई न कोई आय प्राप्त होती है। वे सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई न कोई आय प्राप्त होती है या धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। मतलब ऐसा कोई स्रोत या ऐसी कोई गतिविधि जहां से आप धन थोड़ा कमा सकें या धन को अपने पास अर्जित कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं मेरे पेरेंट? प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, एक नर्स का हॉस्पिटल में काम करना। अगर एक नर्स हॉस्पिटल में काम करती तो वह पैसे के लिए करती या उसका सेवा भाव होता है या उसका जुनून होता है काम करने के प्रति। अब देखिए बैंकों में काम करना, बैंकों में काम करने आप क्यों करने जाते हैं? क्योंकि आपको पैसा मिलता है वहाँ से। ठीक, इसीलिए अब देखिए तृतीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है? तृतीयक क्षेत्रक क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है? चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए इसके अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती, यानी जो तृतीयक क्षेत्रक होता है इसमें जो होता है कि किसी वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती बल्कि क्या करती हैं? सेवाओं का क्या करती है मेरे पेरेंट? उत्पादन करती हैं। अगर आप जैसे कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है कि वस्तु का उत्पादन तो नहीं करती लेकिन सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में क्या करती हैं? मदद करती हैं। जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन सेवाएं आदि सेवाएं प्रमुख हैं। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है? आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है, यानी कि वे सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य क्या होता है? धन प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए वे क्रियाएं होते हैं जहां से हम धन को अर्जित कर सकें, ये तो आर्थिक क्रियाएं होती ही हैं मेरे पेरेंट। अब देखिए आपको बताते हैं आगे हम क्या होगा कि आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्राथमिक आर्थिक क्रिया, ठीक, दूसरा
द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तीसरा हमारा क्या होता है तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। तो इनके बारे में आपको क्रम वाइज आगे आपको बताया जाएगा, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन आवरण से अंतर्गत आता है। तो हम बात करेंगे इसमें भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में, उसमें कितना प्रतिशत आपका जो है वन आवरण है। तो 24.39% जो है आपका वो हिस्सा यानी कि 24.4% हिस्सा कितना है वन से घिरा हुआ है, ठीक। चलिए IUCN का पूर्ण विस्तार बताइए, ठीक। IUCN का पूर्ण विस्तार का मतलब क्या होता है कि इसका आप फुल फॉर्म लिखिए। IUCN यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक। क्या होता है इसका मतलब, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, ठीक। चलिए वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। अगर आप वन की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, तो उसके परोक्ष क्या प्रभाव है। पहला नंबर सूखा होगा, ठीक। दूसरा नंबर बाढ़, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, 2 संकटपन्न पादपों के नाम लिखिए। तो मधुका, इनसिग्निस, हुबर्डिया, एप्टान्यूरोन, ठीक है। ये 2 पादप हैं हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट तुरंत जुड़ेंगे नए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो जैव विविधता का अर्थ लिखना है आपको, जैव विविधता की जीव मंडलों में पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है, ठीक। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। पर्यावरण ह्रास के कारण, अगर पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ, यानी कि अगर हम पर्यावरण जितना हम उसका ह्रास कर रहे हैं उतना हमारा क्या हो रहा है, जैव विविधता का क्षय हो रहा है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, वनों को काटते हैं, वन जैसे जैसे हम काट रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जीवों की जो और प्रजातियाँ वो लुप्त हो रही हैं, और उसके साथ साथ ही कोई प्रजातियाँ ऐसी है जो संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त का मतलब वो लुप्त होने के कगार पर है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, मानव जीवन के लिए महत्व, मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है, ठीक है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अतिरिक्त अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों को पालतूकरण किया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मानव जीवन के लिए महत्व क्या है, और हमने आपको बताया जैव विविधता का अर्थ क्या है, ठीक है। तो सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ, जो भी स्टूडेंट नए जुड़े होंगे वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।